जब प्यार जाति के बंधन में बंध जाए तो दिलों में दरार और समाज में बंटवारा बढ़ता है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। सेल्टर ने अनाउंस किया है कि वह पॉपुलेशन सेंसस को कंडक्ट करेगी 2027 2 फेजेज़ में। आइए सबसे पहले जानते हैं सेंसस के बेसिक्स के बारे में। सेंसस यानी कि जातीय जनगणना। जातीय जनगणना अगर आप भारतीय संविधान के हिसाब से देखेंगे तो वह यूनियन लिस्ट में है। वहीं अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो 246 आर्टिकल है। अगर शेड्यूल की बात करें तो ये 7वें शेड्यूल में रखा गया है। अगर पहले सेंसस की बात करें तो वह सेंसस नॉन सिंक्रोनाइज़्ड था जो 1872 में न्यू के कार्यकाल में चालू किया गया था। पर ये एक नॉन ऑफिशियल है। ऑफिशियल यानी सिंक्रोनाइज़्ड डेटा जो है आपका चालू हुआ था 1881 में रिपन के कार्यकाल में। आपको पता होना चाहिए कि सेंसस प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं है, बल्कि इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी पुरानी है। अगर पॉपुलेशन सेंसस के डेटा को देखें, तो यह ऋग्वेद में भी मेंटेन किया जाता था, अर्थशास्त्र में भी मेंटेन किया जाता था और एनआई अकबरी के भी सोर्सेज़ बताते हैं कि पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट किया जाता था, यानी पॉपुलेशन से संबंधित डेटा को रखा जाता। तो आइए देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो अमित शाह सँभाल रहे हैं, उन्होंने क्या अनाउंस किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया है कि जो सेंटर है वो कंडक्ट करेगा पॉपुलेशन सेंसस को 2 फेजेज़ में। साथ ही इस बार पॉपुलेशन सेंसस के साथ-साथ कास्ट सेंसस भी इंक्लूड किया गया है। वो जो 2 फेज के चरण हैं, वो हैं 1 मार्च 2027 से बाकी जगहों पर लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, जहाँ 1 अक्टूबर 2026 से कास्ट सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस कराया जाएगा। यहाँ स्नो बाउंड एरिया की वजह से इसे दूसरी डेट दी गई है, यानी स्नो की वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपको बता दें कि पॉपुलेशन सेंसस और कास्ट सेंसस इस बार दोनों इंक्लूड किया गया है। वहीं अगर ऑफ़िशियल गैजेट की बात करें तो वो 16 जून 2025 को पब्लिश होगा। वहीं अगर इसके संवैधानिक प्रक्रिया की बात करें तो ये जो है सेक्शन 3 के तहत आता है। यानी सेक्शन 3 ऑफ सेंसस अमेंडमेंट एक्ट 1948 के अनुसार ऑफिशियल गैजेट 16 जून 2025 को इसे पब्लिश किया जाएगा। आप याद रखेंगे कंडक्ट होगा 2027 में 2 फेजेज़ में। वहीं यह सेंसस 2021 में होने वाला था, जहाँ पर कई जगहों पर इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन कोविड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि जो लास्ट सेंसस था वो 2011 में था और वहाँ पर भी 2 फेज में कास्ट सेंसस कराया गया। आपको बता दें कि सेंसस हर 10 साल में कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कास्ट इनुमरेशन का इंक्लूज़न किस प्रकार से किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो डेटा कलेक्शन होगा वो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के रूप में किया जाएगा। वहीं अगर इस डेटा कलेक्शन के मोटो को देखें, यानी हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। अगर इसके मोटो को देखें तो इसका मोटो है एक्यूरेट डेटा कलेक्शन। क्यों एक्यूरेट डेटा कलेक्शन होगा? क्योंकि आपको याद रखना है कि जो डेट डिजिटल फर्स्ट सेंसस है, अब उसका डेट 2027 हो जाएगा या 2021 होता अगर 2021 में सेंसस हो जाते तब। लेकिन अब इस सवाल का आंसर 2027 होगा। आइए मोटो को जानते हैं। मोटो है एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करने के लिए। एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करने से जो सोशल जस्टिस पे पॉलिसी बनेगी वो ज़्यादा बेहतर से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। वहीं सकारात्मक एक्शन लेने में सरकार को मदद मिलेगी। वहीं रिसोर्स का जो एलोकेशन होगा वो सही जगह पहुंच सकता है। डिजिटल फर्स्ट जो सेंसस है यह ऑनलाइन टूल और मोबाइल ऐप से किया जाएगा ताकि डेटा ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। आइए देखते हैं कास्ट सेंसस के इम्प्लीकेशंस और इम्पैक्ट हो। जिसमें से आपका पहला जो सिग्निफिकेंस है वो पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग यानी सरकार टारगेटेड वेलफेयर स्कीम बना सकती है। आपको पता है कि भारत में स्कीम्स तो बनाए जाते हैं उस सेक्शन को पहुँचाने के लिए जिस तक ज़रूरत है, पर इंडिया में उन लोगों में सारे लोग लगभग शामिल होने की कोशिश करते हैं, जिससे सरकार का टारगेट पूरा नहीं हो पाता है।
वहीं दूसरा डीलिमिटेशन एक्सरसाइज़ करने में भी सरकार को काफ़ी मदद मिलेगी। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज़ यानी कि इलेक्टोरल बाउंड्रीज़ और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इम्पैक्ट करने में सरकार को काफ़ी मदद मिलेगा। वहीं अगर तीसरे की बात करें तो वुमेन रिस्टोरेशन बिल 2023 को इम्प्लीमेंट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस बिल के हिसाब से जो 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो महिलाओं के लिए रिज़र्व है। आशा करते हैं मेरे द्वारा समझाया गया ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं एमसीक्यू के ज़रिए समझेंगे। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए, आपसे पूछा गया है कि पहला सेंसस इंडिया में कब कंडक्ट किया गया था? तो मैंने बताया 1881 में। आपसे पूछा गया है कि एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को कब इंट्रोड्यूस किया गया था भारतीय सेंसस में? तो उसका डेट होगा 2011। कितने इंटरवल पे? तो मैंने आपको बताया हर 10 साल पे आपको सेंसस करवाना होता है, यानी 10 साल आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि कौन-सा ऑर्गनाइज़ेशन रिस्पॉन्सिबल कराने के लिए इंडिया में? तो आपको पता होना चाहिए, यह है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। आपको पता होना चाहिए कि किस साल पहला डेटा लिटरेसी से संबंधित रखा गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है 1951 में। आपको पता होना चाहिए कि Which of the following was the first digital census planned in India? तो मैंने बताया कि अब आपका उत्तर 2021, यहाँ के सवाल के हिसाब से सही उत्तर तो आपका 2021 ही होगा, लेकिन अगर प्लान्ड था तो 2021 हुआ, वरना अगर ये शब्द हट जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 2027। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस ईयर कास्ट सेक्शन कास्ट सेंसस लास्ट कंडक्ट किया गया था भारत में? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए, यह 1931 में किया गया था। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपसे पूछा गया है 2011 में कहाँ की थी? तो अपना बिहार। सेक्स रेशियो पूछा गया तो 940 फीमेल पर 1000 मेल था 2011 के से। वहीं आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस यूनियन टेरिटरी का था? तो वह था लक्षद्वीप का। बढ़ते हैं अगले पीवाईक्यूज़ पे, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द सेंसस ऑफ इंडिया? तो आप पढ़िए और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। आपसे पूछा गया है कि इट इज़ कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नहीं, ये सब मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने आपको सिंपल सा आंसर बताया कि कंडक्टेड होता है सेंसस एक्ट 1948 के हिसाब से। वहीं आपसे कब बताया गया कि भारत का पॉपुलेशन जो है 100 करोड़ से अधिक हो गया? 100 करोड़ से अधिक कब हुआ? ये किस सेंसस में बताया गया था पहली बार? ये बताया गया था 2001 में। इनमें से कौन-सा फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए, अगर हम सेंसस की बात करें तब? तो आपको पता होगा कि लैंड एरिया और टोटल पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन देखते हैं, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस को नहीं देखते। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ एनपीआर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 2011? तो 2011 के समय एनपीआर को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस जो रेज़िडेंट हैं, उनका जानकारी लिया जा सके, यानी बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 सेंसस के हिसाब से कहाँ था? तो वो था नागालैंड में। वहीं आपसे क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, यानी कि 940 फीमेल 1000 मेल पर हैं। आपसे पूछा गया है कि 2011 का सेंसस क्या है, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर सभी को याद होगा ये। वहीं आपसे पूछा गया है कि इनमें से दिए गए स्टेटमेंट में से कौन-सा सही है? तो इट इज़ कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, बिल्कुल अभी बताया मैंने। और 2011 15वां सेंसस था, ये भी बिल्कुल सही है, यानी जो मैंने अभी जानकारी दी, और जो 2027 में होने वाला सेंसस है, वो है 16वां सेंसस। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपको
समझ में भी आ गई होगी, एग्ज़ाम में भी आपको मदद मिलेगी। देखते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर को, जहाँ पर कि भारत को 2 साल के लिए यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का अध्यक्षता दिया गया है। आइए आपको बता दें, इकोसोक यानी कि यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है। आपको बता दें कि भारत का ये सिग्निफिकेंट डिप्लोमैटिक अचीवमेंट है, जहाँ पर कि भारत ग्लोबल स्टैंडिंग को मजबूत करेगा। वहीं अगर इसका फाउंडेशन देखें, तो यह फाउंडेशन 26 जून 1945 को हुआ था। अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें, तो इनका नाम है बॉब रे। यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से इकोसेक भी एक है। यानी मैंने बताया कि यूएन के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, जिनमें से एक आपका इकोसोक भी है। वहीं यह प्लेटफ़ॉर्म इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ पर डिबेट और ग्लोबल कंसेशन बनाने के लिए बनाया गया था। इसका काम 15 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी और रीजनल कमीशंस को कोऑर्डिनेट करना है, जो एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है, उसको अचीव करने में मदद करेगा। साथ ही में भारत ने यह भी कमिट किया है कि वह ग्लोबल साउथ और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए इक्विटेबल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, जो भारत की टॉप प्रायोरिटी में से एक होगा। आशा करते हैं आपको इकोसॉक के बारे में भी जानकारी समझ आ गई होगी। पढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने बताया है कि 2 नए रामसर साइट्स राजस्थान में इंक्लूड कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे भारत के पास अब टोटल 91 रामसर साइट हो जाएगी। अगर टोटल रामसर साइट की बात करें, तो अब 91 हो जाएँगे। यानी कि इससे पहले 89 रामसर साइट्स थे भारत में। अगर 2 नए रामसर साइट की बात करें, तो पहला है किचन, जो हालोदी में है, और मेनार जो कि उदयपुर में है। अगर दोनों को बात करें, तो दोनों राजस्थान स्टेट्स में है। आपको राजस्थान के सीएम और गवर्नर का नाम भी पता होना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम का नाम है श्री भजनलाल शर्मा। वहीं अगर आपको गवर्नर का नाम अगर पूछा जाए कि गवर्नर राजस्थान के कौन हैं, तो श्री हरिभाऊ किशन राव, श्री हरिभाऊ किशन राव, किशन राव। तो आपने जान लिया कि भारत में पहले 89 थे, आज 2 नए और साइट्स आ गए, जो खिचान, हलोदी और मिनार उदयपुर, जो दोनों राजस्थान स्टेट में लगते हैं। यानी कुल अब रामसर साइट्स की इंडिया में 91 हो गई है। अगर रामसर की बात करें, तो रामसर एक जगह है जो ईरान में है, और यहीं पर वेटलैंड कंज़र्वेशन हुआ था, वेटलैंड कंज़र्वेशन हुआ था, जिस समय यह साल था 1971, और दिन था 2 फरवरी, जो आपको याद होना चाहिए। इसीलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। हर साल यह दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर वेटलैंड की बात करें, तो वेटलैंड आपका 2 तरह से हो सकता है। एक ह्यूमन भी होता है और एक नेचुरल भी होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन्स में आपका फिश पॉन्ड आ जाएगा, वहीं राइस पैडीज़ आ जाएगा, और रिज़र्वायर आ जाएगा। और अगर नेचुरल की बात करें, तो नेचुरल में सारे कुछ आ जाएँगे। आपके ओएसिस आ जाएगी, एस्चुअरीज़ आ जाएगी, साथ ही साथ आपको मैंग्रोव्स आ जाएँगे, कोस्टल एरियाज़ आएँगे। ये सभी नाम आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कोरल रीफ भी याद रखना है, जो समुद्री जीव होते हैं, कोरल द रीफ्स। तो आपने रामसर साइट्स के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, 2 फरवरी 1971 की डेट भी आप याद रखेंगे। वेटलैंड भी आपको मैंने समझा दिया कि वेटलैंड होता क्या है। आपको
एक और जानकारी दे दूँ, यानी कि 89वाँ रामसर साइट कौन-सा था? तो वो था उधवा, उधवा झील, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य में स्थित है और यह झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है। साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में है, वहाँ पर उधवा झील लोकेटेड है। आपको बता दें कि इसके 1 फरवरी 2025 को मान्यता मिला था। उधवा झील को 1 जनवरी 2025 को मान्यता दिया गया था वेटलैंड के फॉर्म में। 1 फरवरी, सॉरी, 1 फरवरी 2025 को। वहीं अगर आपको उधवा झील के बारे में थोड़ा-सा जानकारी दूँ, तो यह उधवा झील सेंट उधवा के नाम पर है, यानी कि एक साधु हुआ करते थे, जिनका नाम था उधवा, और कहा जाता है कि जो संत उधवा थे, वो फ्रेंड थे लॉर्ड कृष्णा के, लॉर्ड कृष्णा के, और इन बातों का ज़िक्र आपके महाभारता में किया हुआ है, महाभारता में। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, वेटलैंड से संबंधित, जो आपके आने वाले प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर एक ली जे म्यूंग जो साउथ कोरिया के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए हैं। आपको इनका नाम अब याद रखना पड़ेगा। मैंने इनका नाम बोला ली जे म्यूंग। ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आपको बता दें कि ली जे म्यूंग जो है, साउथ कोरिया के 21st नंबर के प्रेसिडेंट हैं। वहीं अगर साउथ कोरिया की कैपिटल की बात करूं और करेंसी आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, तो करेंसी है वून और कैपिटल है सियोल। अगर इनके पार्टी की नाम की बात करें, तो इनके पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इन्होंने हराया है किम मुन सू को, किम मुन को इन्होंने हराया है। ये रनर रहे हैं। आपको दोनों का नाम पता होना चाहिए। वही ये कंजर्वेटिव पीपुल पार्टी के थे। कंजर्वेटिव पार्टी आपको केवल नाम याद रखना है। तो ये थी करंट अफेयर जो साउथ कोरिया से बन रही थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि साउथ कोरिया के गुमी में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप भी हुआ था, जिसमें भारत दूसरा स्थान ग्रहण किया है। आपको बता दें कि भारत ने टोटल 24 पदक ग्रहण किए, जिसमें से 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। वहीं पहले स्थान पे चाइना था और तीसरे स्थान पर जापान था। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर अब विदेश में मिलेंगे बिहार की तरकारी यानी वेजिटेबल, दुबई गई हरी सब्जियों की पहली खेप। देखिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है इस करंट अफेयर से कि अब विदेश में भी बिहार से सब्जी जो है यानी वेजिटेबल को एक्सपोर्ट किया जाएगा। उस वेजिटेबल में कटहल, करेला जैसे सब्जी जाएँगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, उसका नाम है एपीडीए। आपको इसका नाम ज़रूर याद रखना है, एपीडीए का, यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट जॉइंट डेवलपमेंट एजेंसी, जॉइंट डेवलपमेंट एजेंसी। ये फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, और यही वो रिस्पॉन्सिबल है जो बिहार से वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करने में दुबई में मदद कर रहा है। और जो कोऑपरेटिव भी साथ में है उनके, उनका नाम है वेज फेड कॉर्पोरेटिव, वेज फेड कोऑपरेटिव भी इनका मदद कर रहा है। वहीं जो दूसरा खेमा होगा वो सिंगापुर जाएगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। इससे आने वाले समय में आप देखेंगे कि सब्जियों का उत्पादन बिहार में बढ़ेगा, यानी कृषि के क्षेत्र में लोग काम करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार से काफ़ी लोग दूसरी जगहों पे माइग्रेट करते हैं। तो इससे बिहार से माइग्रेशन भी कम होगा, रोज़गार का सृजन भी होगा, जो एक अच्छा कदम है सरकार के द्वारा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार के सीएम और गवर्नर कौन है? तो बिहार के सीएम का तो नाम आपको पता होगा,
पर गवर्नर का नाम बता देता हूँ। तो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। वहीं गवर्नर का नाम है वेरी फेमस आरिफ मोहम्मद। आप दोनों नाम ही याद रखिए। अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि दिल्ली में नो डीजल पेट्रोल डिलीवरी फ्लीट्स इन एनसीआर फ्रॉम 2026। आपको बता दें कि 2026 से पेट्रोल की डिलीवरी और साथ ही साथ डीजल की भी डिलीवरी बंद कर दी जाएगी। आपको पता है कि दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड है। इसलिए 1 जनवरी 2026 से ये नियम लागू हो जाएगा कि दिल्ली में आप ना पेट्रोल, ना डीजल यानी इंटरनल कंबशन इंजन, जो कन्वेंशनल आईसी इंजन्स है, वो नहीं बिकेंगे दिल्ली में 1 जनवरी 2026 से। आपको बता दें कि इसे लागू करने वाली सीएक्यूएम है, इसी के पास पावर है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको याद रखना है, जो एनसीआर क्षेत्र के लिए काम करती है। वहीं आपको पता होना चाहिए कि सीएक्यूएम की फुल फॉर्म क्या है। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर रीजन। मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, और ये जो जिस एक्ट पे काम करती है, ये एक्ट है 2021 के एक्ट से काम कर रही है। आपको बता दें कि एनसीआर यानी कि एनसीआर रीजन में टोटल को पता होना चाहिए कौन-कौन से राज्य एनसीआर में लगते हैं। तो वो हैं दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। आपको ये भी याद रखना है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि आपको बताया जा रहा है कि केरला में जो एमएससी आईआरआईएनए जो है वो पहुंच गया है विज हिंजम पोर्ट पे, जो दुनिया का लार्जेस्ट शिप है। तो दुनिया का लार्जेस्ट शिप का अब आपको नाम याद रखना होगा कि दुनिया का लार्जेस्ट शिप कौन सा है। तो MSCIRINA, ये हो गया आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप। ये किस पोर्ट पर पहुंचा है? तो विज हिंजम इंटरनेशनल पे, विज हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट पर ये पहुंच गया है। आपको बता दें कि इसे डेवलप किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। इसे जो डेवलप किया गया है वो है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं केरला गवर्नमेंट ने इसे पीपीपी मोड पर बनाया है, यानी कि सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलके बनाई है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे पीपीपी मोड कहते हैं, आप जानते होंगे। वहीं अगर केरला के सीएम की बात करें, तो केरला के सीएम और गवर्नर का भी नाम आपको पता होना चाहिए। गवर्नर का नाम है राजेंद्र आर्लेकर। वहीं अगर सीएम की बात करें, तो यहाँ के सीएम हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन, आपको इनका नाम याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, जिनका नाम है श्री जी किशन रेड्डी, ने लॉन्च किया है सी केयर वर्जन जो है लॉन्च किया है कोल और माइंस मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी। आपको बता दें कि यह जो सी केयर है, इसे डेवलप किया गया है सीडेक द्वारा। सीडेक ने इसे डेवलप किया है। आपको सीडेक का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। वहीं आपको यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल पता होना चाहिए कि जी किशन रेड्डी साहब हैं। और यह जो पोर्टल है, यह कोल वेलफेयर ये बनाया गया है। कोल वेलफेयर की अगर हम बात करें, तो कोल वेलफेयर, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं कोल सेक्टर में, उनके वेलफेयर के लिए ये पोर्टल का अनावरण किया गया है श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। आशा करते हैं आपको ये भी करंट अफेयर समझ में आ गया होगा। करते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर,
जहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम जो है यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह लॉन्चिंग जो है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर जो आपके कल रात तक के सुर्खियों से बने थे। आशा करते हैं कि आपको ये सारे करंट अफेयर्स जो मेरे द्वारा समझाए गए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाते रहिए, मेरे साथ तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।